भारत में आप देखोगे क्या है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर नीचे एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं आपके इंपॉर्टेंस वाले, है ना, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो जो सेंट्रल वाली सरकार थी वो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करते हुए स्टेट वाली सरकार को डिसॉल्व करवा देती थी। तो क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं सभी? आई होप में बहुत बढ़िया होंगे यार, बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुपर्ब होंगे, लाइफ में कुछ जबरदस्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों कैसा चल रहा है यार, सब कुछ बता दो फटाफट से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे प्यारे सुपर वाले जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और आज आपके लिए पेश है खिदमत है भाई एक और ताबड़तोड़ वाला माइंड मैप। अब आपको आवाज हो सकता है थोड़ी सी ऐसी लग रही है, अरे सर अमरीश पुरी वाली आवाज आ रही है सर। देखो उसका रीजन है कि बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, तो आवाज थोड़ी सी दब गई है, लेकिन भाई मजा देखो, मैं सही बताऊं तो आपको बिल्कुल पूरा आने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे यहाँ पे फेडरलिज्म चैप्टर, यानी आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 या पॉल साइंस का आप चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन बच्चों ने पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया है, या जो बच्चे इनफैक्ट भूल गए हैं, थोड़ा सा गजनी मोड में जा चुके हैं, या फिर मान लीजिए आपका बैकलॉग बन गया है, तो आप बच्चों के लिए छोटा सा क्विक रिकॉल है, सो दैट आप यहां पे क्या कर पाओ, फटाफट से चैप्टर के मेजर पॉइंट्स को यहां पे समझ पाओ, हाईलाइट कर पाओ, राइट। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट यार, जो आपका बैकलॉग क्रिएट कर गया हो गया है, उसको बेटा यहां पे वाइंड अप कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म के टॉपिक से। अब क्योंकि कम समय के अंदर आपको कराना है एकदम इफेक्टिव वाला रिवीजन, तो बहुत जरूरी है कि यार समय को एकदम सदुपयोग किया जाए। अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। चलिए एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। करेक्शन ये है कि भैया यहाँ पे ना फॉरेस्ट वाले अंकल जो है यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स राइट डाउन दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, चल तो फेडरलिज्म भाई यहाँ पे मामला हमारा सेट है बिल्कुल। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बढ़िया सा टॉपिक, दैट इज फेडरलिज्म। तो भाई देखो ऐसा है कि आ चुके हैं आपके अपने प्यारे राज दुलारे यानी चिंग्स परिवार के कोई खास सदस्य, हमारे स्वैगर डोगेश भैया। और डोगेश भैया क्या कह रहे हैं कि ब्रो फेडरलिज्म के डाउट्स है, आ जाओ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो फेडरलिज्म के डाउट्स है ना बेटा, तो आ जाओ सॉल्व करा दूंगा, समझा दूंगा आपको फेडरलिज्म चैप्टर की एकदम बढ़िया बढ़िया बातें, एकदम शॉर्ट, एकदम मजेदार तरीके से। ठीक है, चलो तो आगे स्टार्ट करें फटाफट से। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर वी गो माय डियर। चलो तो बच्चों जब बात करते हैं हम लोग फेडरलिज्म की, ठीक है, बहुत ध्यान समझना है इस चीज को कि व्हाट इज बेसिकली फेडरलिज्म। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म सेम चीज है क्या? सर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क होता है सर? तो देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सीधा सा बात बताता हूं कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर क्या है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, और कंट्रीज को चलाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है ना। कई बार क्या होता है कि चलाने का तरीका काफी सिमिलर सा होता है, लेकिन इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा हुआ करते थे, और राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। तो जहां पे राजा महाराजा बहुत पावरफुल थे, उनके कोई सवाल नहीं कर सकता था, तो ऐसे राजा महाराजाओं की सरकार को हम कहते थे एब्सोल्यूट मोनार्की। तो मोनार्की शब्द यहां पे यूज किसके लिए हो रहा है? राजाओं के रूल्स के लिए। ठीक है, अब जब पूरा कंट्रोल राजा के पास है तो बन गया एब्सोल्यूट मोनार्की। कहीं कहीं पे क्या हुआ कि राजा की पावर्स पे कंट्रोल लगा दिया गया, कैसे? एक कॉन्स्टिट्यूशन को ला करके, तो वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर कहीं कहीं क्या हुआ कि जो आपका लीडर था आपके स्टेट्स का, आपके कंट्री का, उसको इलेक्शंस के थ्रू चूज किया गया, तो वो कंट्री कहलाया रिपब्लिक। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो जो कंट्रीज में यहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स एक गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट रूल बनाती है ना, वो वाला कंट्री कहलाता है डेमोक्रेसी। तो द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर कि हर एक देश को चलाने का जो तरीका है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो काफी अलग अलग होती है, और इसलिए आप देखोगे उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो जो सरकार है, हाँ खासकर डेमोक्रेटिक सरकार है, उनके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है, और उस फीचर को हम कहते हैं दैट इज पावर शेयरिंग का फीचर। तो बच्चों आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पावर शेयरिंग जरूर से पढ़ा होगा, और इस पावर शेयरिंग के अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा कि आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स के बीच में, अपने लेवल्स के बीच में पावर को, यानी पॉलिटिकल पावर को लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और इसीलिए किया जाता है ताकि सबके पास अधिकार रहे, सब लोग पास राइट्स रहे, लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम हो देश के अंदर। तो हमने क्या किया कि इसी को एक कंसेप्ट का नाम दे दिया, और वो कंसेप्ट है आपका फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहां पे हम एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे जहां पे पावर को डिवाइड किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और साथ ही साथ जो बाकी स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनके बीच में। अब ये पावर डिवीजन का सिस्टम कंट्री टू कंट्री बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में यही सिस्टम बहुत अलग तरीके से चलेगा। कैसे? वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉर्म किया।
अब वहां के जो स्टेट्स हैं उनके पास इंडिविजुअल भी बहुत पावर है, और साथ ही साथ वो जो यूएसए कंट्री है बच्चे, उसकी भी पावर्स को शेयर करते हैं। तो यहां पे आप ये मान लीजिए कि यूएसए के अंदर जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है, वो दोनों इक्वली पावरफुल है, ठीक है। और वहां पे अगर आप देखोगे तो लोगों के पास सिटीजनशिप भी दो तरीके की है, एक अपने खुद के स्टेट्स की और एक अपना यूएस वाला, है ना। तभी हम कहते हैं ना कि वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलता है। बट अगर सेम फैक्टर को हम इंडिया के लिए अप्लाई करें तो भारत में बिल्कुल अलग है। भारत में आप देखोगे क्या है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर नीचे एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है। तो भारत में क्या हो रहा है कि पावर को लेवल्स के बीच में शेयर किया जा रहा है। बट भारत में ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे बिल्कुल अलग हो जाए, है ना, बिल्कुल देश को छोड़ के चली जाए, तो वो पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है मेरे बच्चों की यहां पे किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हर एक देश के रिक्वायरमेंट या नीड के हिसाब से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं और यूज करते हैं, राइट। तो फेडरलिज्म अगर हम मेजर बात में अगर मैं आपसे समझाऊं कि व्हाट इज फेडरलिज्म एकदम सीधी भाषा में, तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे आप पावर को शेयर कर रहे हो गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में। यानी एक टॉप लेवल पे गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरा देश चलाएगी, फिर कुछ गवर्नमेंट्स यहां पे स्टेट लेवल्स पे या फिर प्रोविंस लेवल पे होगी जो आपके स्टेट्स वगैरह को मैनेज करेगी। और जब ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो किसी भी फेडरेशन में मान लीजिए मिनिमम दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना बेटा, इनकी अपनी खुद की पावर्स होती हैं, और डेफिनेट सी बात है एक दूसरे की पावर्स के अंदर दखल अंदाजी नॉर्मली नहीं करते एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, और वो भी कंट्री टू कंट्री काफी डिफर करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या देखा कि फेडरलिज्म क्या कहता है दोस्तों कि यहां पे मिनिमम टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए। जहां पे टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है और दोनों लेवल्स का अपना खुद का एक पावर, एक इंडिपेंडेंस है, वहां आप कह सकते हो कि इस फेडरलिज्म वाले अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इश्यूज रिलेटेड टू कंट्री को मैनेज करती है, और प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल मुद्दों को यहां पे मैनेज करती है। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूं तो एक फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम से डिफरेंट कैसे होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपका 2 नंबर में आपसे कई बार पूछ सकता है। एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम के अंदर आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए यूनिट से आपको समझ में आ जाना चाहिए, जहां ये शब्द यूनिट यूज होता है कहने का मतलब है वन, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपको एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर या तो सिर्फ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, या फिर अगर अलग अलग लेवल्स एग्जिस्ट करते भी हैं तो उनके पास कोई खास पावर नहीं होगी। जैसे अगर आपको याद हो दोस्तों, तो बेल्जियम के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था बेल्जियम में कि बेल्जियम के अंदर जब अमेंडमेंट्स हुए, है ना, उससे पहले जो था स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट तो करती थी। यानी वहां पे जो अगर आप देखोगे जो फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन था, उनकी अपनी स्टेट सरकारें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि वहां पे उन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं था। इसलिए बेल्जियम को हम अमेंडमेंट से पहले एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, बिकॉज सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी और बेचारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं होती थी। हर एक चीज के लिए उनको सेंट्रल से पूछना पड़ता था। लेकिन जब आप देखोगे कि बेल्जियम वाले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं, बदलाव करते हैं, एकोमोडेशन मॉडल लेकर के आते हैं, तब पावर को क्या किया जाता है, सेंट्रल से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, साथ ही साथ एक नई कम्युनिटी सरकार आ जाती है जो वहां पे अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आई बात समझ में? तो अगर आप देखोगे तो बेल्जियम एक बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट करने का, कि कैसे वहां पे पहले जो था लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो थी, लेकिन वहां पे जो आपके स्टेट लेवल्स की सरकारें थी बिल्कुल पावरलेस थी। लेकिन जब अमेंडमेंट्स हुए, जब बदलाव हुआ संविधान में, तो आप देखोगे उनके पास भी पावर्स आ जाती है, राइट। चलिए तो इसी से हम लोग समझते हैं कि यार कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या फर्क होता है। तो देखिए यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या तो जो सब यूनिट्स है वो हमेशा आंसरेबल टू द गवर्नमेंट होगी, ठीक है, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को या लोकल गवर्नमेंट्स को ऐसे केसेस में ऑर्डर्स पास कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है ना, हर एक के अंदर अगर देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ना कंप्लीट पावर होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, अगर कोई और लेवल एग्जिस्ट भी करता है तो उसकी पावर्स को यहाँ पे डिसाइड करती है और उसको रेगुलेट करती है, यानी कम ज्यादा करती रहती है। बट फेडरल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम में मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेंट्रल ऑर्डर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को किसी काम को करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के पावर्स है, अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। तो ये आपके सबसे बड़े पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिटवीन अ फेडरल सिस्टम और बिटवीन अ यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। अब कहानी को अगर मैं आगे लेकर के चलूं तो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। क्या दोस्तों फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर से लेके 5 नंबर में पूछ सकता है। 3 नंबर पूछेगा तो 3 फीचर्स पूछेगा, 5 में पूछेगा तो आपको 5 बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नंबर 1 अगर हम बात करें फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, तो देखिए सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, है ना।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इनको हम कई बार सिविक्स की भाषा में टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप कभी ट्रेन में गए होगे तो आपने देखा होगा कि एसी 3 टियर क्लास होता है। तो 3 टियर में अगर आप देखोगे तो 3 बर्थ होता है, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। बीच वाले का हालत बहुत खराब होता है यार बीच वाले को सब लोग भगाते रहते हैं 10 उधर, है ना। तो वैसे अगर आप देखोगे तो जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स को हम लोग कई बार टीयर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 टियर या मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होते ही होते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये जो है सेम सेट ऑफ सिटीजन को गवर्न करेंगे। अगर भारत में आप कहीं भी रहते हो, डजंट मैटर किस स्टेट में आप रहते हो, आप यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहीं भी आप रहते हो, है ना, आपका सिटीजनशिप की जब बात की जाएगी तो वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप भारत के केस में, राइट। सो डजंट मैटर कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हो, आप सेंट्रल के अंदर आ रहे हो, तो चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे लोकल हो, वो सेम सेट ऑफ सिटीजन को ही गवर्न करता है। सो एज अ सिटीजन आप कंट्री यानी इंडिया के ही सिटीजन कहलाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश के, आप उड़ीसा के सिटीजन हो जाओगे, नहीं। सो आपका आइडेंटिटी सेम रहने वाला है, डजंट मैटर आप कहां रह रहे हो। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि चाहे कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, वो सेम सेट ऑफ सिटीजन को ही गवर्न कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे, हर एक टेयर ऑफ लेवल के, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है, अपना एक कानूनी अधिकार है, मतलब इसका एक लीगल एरिया है जिसके अंदर वो कानून या लॉज यहां पे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, है ना, वो बड़े फेमस है यार अपने क्रिमिनल जस्टिस को लेकर के, मतलब क्रिमिनल्स केस ऐसे कर देते हैं, बैंड बजा देते हैं ना, गाड़ी वाड़ी पलटवा देते हैं, एकदम खतरनाक फास्ट एंड फ्यूरियस चलता है। तो अगर आप देखोगे, अगर मान लेते हैं किसी और एक्स स्टेट के अंदर कुछ कांड हो जाता है और वहां की जनता कहती है योगी जी हमारे यहां भी ऐसा कुछ कर दीजिए, क्रिमिनल को पनिशमेंट दे दीजिए, तो क्या योगी जी ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज किसी और स्टेट का मामला वहां की स्टेट सरकार के ज्यूरिसडिक्शन या लीगल अथॉरिटी के अंदर आएगा। या मान लीजिए कोई नई सर्विस या कोई नई टैक्सेस लेकर के आने हैं स्टेट के अंदर, या कोई एग्रीकल्चर में बदलाव करने, या कोई और भी ऐसा स्टेट रिलेटेड मुद्दा है, तो हर एक सरकार का जो स्टेट लेवल की है उसका अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है, अपना एक लीगल अथॉरिटी है जिसके अंदर वो कानून बना सकती है। सेम गोज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेम गोज फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो है ज्यूरिसडिक्शन, उसका लीगल अथॉरिटी की कहां कहां पे कानून बना सकती है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह कहां ले सकती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, ये एक एक बात आप देखेंगे तो हमारे संविधान के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। फिर अगर आप देखेंगे जो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी है हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किया गया है। कहने का मतलब है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है और जो अथॉरिटी है बेटा यहां पे, उसे संविधान में बहुत ही क्लियर तरीके से दे रखा है ताकि कोई लड़ाई झगड़े का स्कोप यहां पे ना बने। जो फंडामेंटल या जो बेसिक प्रोविजन है संविधान का, ठीक है, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां बदल नहीं सकती। अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई बदलाव लाना है किसी पर्टिकुलर कानून के अंदर, ठीक है, पावर शेयरिंग रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि अकेले दम पे हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो आपको अप्रूवल लगेगा दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का, ठीक है, जो किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने बल पे, अपने बेसिस पे ना कुछ नहीं कर सकता। उसको कुछ बेटर करने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों का अप्रूवल लगेगा, तब जाके यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है, राइट। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं, कोर्ट्स के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को इंटरप्रेट करने का। इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है दोस्तों ये, कि हमारे कोर्ट्स के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। अब मान लीजिए कई बार क्या हुआ, कोई कानून बना, कोई यहां पे लॉ बना, ठीक है, अब वो लॉ हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के साथ मैच ना कर रहा हो, या संवैधानिक तरीके से बिल्कुल सही ना हो, इलीगल तरीके से किया गया काम हो, या फिर ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा लॉ या ऐसा पॉलिसी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बातों पर आप कह सकते हैं एकदम नेग्लिजेंस हो रहा है, या संविधान को एकदम अलग रख करके बनाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे लॉस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की, मतलब वो कर सकता है। अगर उसको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट फॉलो नहीं हो रहा, संविधान फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसे कानूनों को एकदम खारिज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, एंड दैट पावर इज गिवन टू द कोर्ट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की पावर को लेकर के, तो ऐसे मैटर्स को भी आप कोर्ट तक लेके जा सकते हो। कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि ऐसे सारी केसों पे वो सुनवाई करेगा, यानी सुनेगा, उसको डिसाइड करेगा, राइट। फिर अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, भैया पैसा कहां से आएगा? अब देखिए, आपको देश चलाना हो, स्टेट चलाना हो, दोनों के लिए आपको चाहिए होता है पैसा। अब मान लीजिए कि यहां पे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू मेंशन नहीं किया गया, तो क्या होगा यार? लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सेंट्रल वाले कहेंगे हमको ज्यादा पैसा चाहिए, स्टेट वाले कहेंगे हमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। देश का क्या हो जाएगा? देश का बेड़ा गर्क। तो एज ए रिजल्ट क्या है, बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या होने वाले हैं, ठीक है। एंड सो दैट जो है फाइनेंशियल रूप से एक इंडिपेंडेंस सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास यहां पे रहे, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए। फिर अगर आप देखोगे, हर एक टियर का अपना खुद का जुरिसडिक्शन है, मैंने आपको बताया, जिसके रिकॉर्डिंग वो जो है लॉस वगैरह बना सकता है। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का खुद का एक जुरिसडिक्शन यानी अपना लीगल अथॉरिटी होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको लॉस बनाने का पूरा पूरा इंडिपेंडेंस है, राइट। चलिए,
अब कहा जाता है कि फेडरलिज्म के ना दो ऑब्जेक्टिव्स है, तो क्या क्या है दोस्तों दो ऑब्जेक्टिव्स? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि देश की अखंडता को, यूनिटी को यहाँ पे प्रमोट करना, उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, सेफगार्ड करना। और दूसरा है यहाँ पे जो हमारे देश के अंदर वैरायटी है, लोगों के टर्म्स में, लोगों के कल्चर में, लोगों की भाषाओं में, उनके रिलीजन्स के अंदर, ऐसे सारी रीजनल डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना, अच्छी तरीके से अकोमोडेट करना, राइट? सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा फेडरलिज्म यहाँ पे फॉलो करता है। अब ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्कर में आ जाता है कि डुअल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है फेडरलिज्म के? तो पहला ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड करना, यानी रक्षा करना और देश की यूनिटी को प्रमोट करना, और दूसरा है बेटा यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी, हमारे देश के अंदर जो विविधता है, जो वेरिएशंस आप कह लीजिए, चाहे कल्चर की बात करिए, रिलीजन की बात करिए, इन सारी चीजों को यहाँ पे कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आया था, बहुत बार आता है 3 नंबर में कि यार कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या फर्क होता है? तो देखिए जो फेडरलिज्म जो कंसेप्ट है, यह हर देश अपने देश के कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट करता है कई बार। और आप देखेंगे कि ऐसा देखा गया है इतिहास के अंदर कि 2 मेजर तरीके हुए हैं, 2 मेजर रूट हुए हैं जिसके थ्रू ये फेडरेशंस बने या फेडरल गवर्नमेंट्स बनी हैं। तो एक कहलाता है कमिंग टुगेदर और एक कहलाता है होल्डिंग टुगेदर। तो अगर आप दोनों शब्दों को एनालाइज करिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपको ये लेट्स से आपको टॉपिक नहीं आता, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, तो आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए समझाता हूं कैसे। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है साथ में आना, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। सिंपल बात है, इतना तो आता होगा बेटा, इतना अंग्रेजी, इतना बेसिक लैंग्वेज तो आता ही होगा ना कि कमिंग का मतलब होता है बेटा साथ में आ रहे हैं लोग, कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मतलब कोई होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब इसी को अप्लाई कर दो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। साथ में कौन आएगा? मैं तुम पड़ोसी दादा दादी तो आएंगे नहीं, साथ में आएंगे स्टेट्स। जब कई सारे स्टेट साथ में आते हैं, मिलकर के एक बड़ा सा ग्रुप बना देते हैं, है ना, अपने आप को ज्यादा सिक्योर करने के लिए, ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और वही मान लीजिए कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ी पावर जो है अपनी पावर को डिवाइड करती है अपने से छोटे लेवल्स में, ठीक है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। अब होल्ड करने का मतलब होता है पकड़ के रखना। अब पकड़ के रखने से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि होल्डिंग टुगेदर में जो आपकी छोटे लेवल की यूनिट्स हैं या स्टेट लेवल पे जो सरकारें हैं, वो आपके यूनियन को ब्रेक करके नहीं जा पाएंगी। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की खासियत यह होती है कि पावर शेयर जरूर की जाती है, लेकिन पावर को कंट्रोल्ड वे में भी रिलीज किया जाता है। अब जब आप इंडिया की बात करते हो तो भारत का संविधान इंडिया को कहीं भी फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स नहीं बोलता, इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। भारत में हम पावर इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत मल्टीकल्चरल देश है, और हर एक इलाके की समस्या बहुत अलग है। तो सारी पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी, एंड दैट इज वाई हमें स्टेट गवर्नमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कल को ये कहे कि हम जो है अपना अलग देश बनाना चाहते हैं तो वो अलाउ किया जाए, तो वो अलाउड नहीं है। तो जहां पे हमारे देश में हम फेडरलिज्म के फीचर्स को फॉलो करते हैं, वहीं पे कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो हम लोग को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावरफुल बनाते हैं, और वो इसीलिए किया गया है ताकि हमारे देश का यूनिटी यहाँ ब्रेक ना हो। चलिए आइए समझते हैं दोनों मेथड्स को, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देखिए 2 एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 की म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, और लोग साथ मिलकर रहने के लिए तैयार होने चाहिए। 2 तरीके हैं जिससे आपके फेडरेशंस बने। कमिंग टुगेदर मैंने आपको बताया, जब आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स या यूनिट्स खुद से आकर के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके बेहतरीन एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब अगर आप देखोगे होल्डिंग टुगेदर में जो दूसरा रूट है, एक लार्ज कंट्री क्या करता है कि अपनी पावर को डिवाइड करता है एक सेंट्रल यूनिट और छोटे से छोटे लेवल्स के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर हम लोग करते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के, राइट। चलिए आज सवाल एक उठता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5 नंबर का सवाल आपको आएगा कि पूछेगा आपसे कि भैया एक बात बताइए कि इंडिया को फेडरल कौन सी चीजें बनाती हैं। आपने ये कहा कि हम लोग हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, तो सवाल ये है बच्चों के यहाँ पे कि फेडरल कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश को फेडरल यहाँ पे बनाती है। देखिए नंबर 1 पहला है हमारे देश के अंदर पावर का डिवीजन। अब हमारे देश में भैया पावर के पीछे कोई नोकझोंक या लड़ाई ना हो, इसको इस बात से क्लियर कर लिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पावर्स को क्या किया, यहाँ पे कुछ लिस्ट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस लिस्ट में दिखा हुआ है क्लियर एंड कट कि कौन सी सरकार के पास कितना पावर है यहाँ पे लॉज बनाने के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, कुछ स्टेटस, स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पावर्स कुछ खास स्टेट्स को यहाँ पे दी गई।
और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम लाया गया जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। उसका काम है संविधान की रक्षा करना, उसके प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड करना एंड मेक श्योर करना कि कंट्री में जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, पहला लिस्ट कहलाता है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं आपके इंपॉर्टेंस वाले, है ना, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, इस पे आप सबको ना एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। अब इसमें मल्टीपल पॉलिसीज अगर आप बनाओगे तो बेटा कभी आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स है, ऐसे जितने भी मुद्दे हैं देश और विदेशी इंपॉर्टेंस के, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, बिकॉज हमें उस पर एक यूनिफॉर्म एक जैसी पॉलिसी चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाने की। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, दैट मींस स्टेट इंपॉर्टेंस है, लोग के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, पुलिस है, व्यापार है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ऐसे जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, स्टेट से रिलेटेड है, राइट, इन सबको हमने डाल दिया उठा के स्टेट लिस्ट के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि इसके ऊपर अधिकार, मतलब उनके पास कंप्लीट पावर है कि इसके ऊपर वो लोग लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है इस मामले में काफी बढ़िया है। देखिए नंबर 1 कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोस्तों वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो यहां पे दोनों के इंपॉर्टेंस के लिए, यानी स्टेट के लिए भी जरूरी और हमारी सेंट्रल के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है ना, अडॉप्शन वगैरह को लेकर के चीजें हैं, तो ये वो मुद्दे हैं जो देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे स्टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे केसेस में दोस्तों दोनों ही सरकारों के पास ये पावर है कि वो उस पर लॉज बना सकते हैं, सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी। हालांकि मान लीजिए कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉज को रिलेट करते हुए, तो जो सेंट्रल ने फिलहाल लॉ बनाया है बेटा उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी ज्यादा है, बट स्टिल स्टेट के पास भी अपनी पावर है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, जो भी लिस्ट मतलब जो भी टॉपिक्स उसके खुद के लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लॉज बनाने के लिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए फिर कुछ हमारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी। अच्छा, ये वो चीजें थी जो हमारे देश में तब अवेलेबल नहीं थी जब देश का संविधान लिखा जा रहा था। अब ऐसे में क्या है कि इनको आप तीनों में से किसी लिस्ट में आप डाल नहीं पाए, तो हमने क्या किया, इनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। तो यानी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज के जमाने का सोशल मीडिया वगैरह है, तो इस पे भी आपको क्या चाहिए होती है बच्चों, एक बढ़िया पॉलिसी चाहिए। तो यहां पे भी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर यहां पे कानून या फिर लॉज बनाने की। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे स्टेट्स है, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मिजोरम है, तो इनको कुछ स्पेशल पावर्स या स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 371। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 371 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा भी भारत के कुछ सेंट्रल स्टेट्स आते हैं जिनको उनके कल्चर की वजह से, उनके इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, जो हमने क्या किया है बच्चे, उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल पावर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए, राइट। तो इसलिए कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ट्राइबल्स हैं, राइट, और ट्राइबल्स की जमीनों पे अदरवाइज क्या होता है, लोग हड़प लेते, उनको कब्जा कर लेते, तो उनके इंटरनल राइट्स एंड कस्टम्स को बचाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, उनके जमीन को बचाने के लिए हमने क्या किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ऐसे स्पेशल प्रोविजंस डाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 371 अगर आप देखेंगे तो उसके कई सारे पार्ट्स हैं, मैंने नॉर्मल उड़ान बैचेस में पढ़ाए भी हैं एकदम डिटेल के अंदर, है ना। तो फिलहाल आर्टिकल 371 को आप ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा आर्टिकल है संविधान का जो कुछ स्पेशल पावर्स देता है हमारे कुछ खास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ सेंट्रल स्टेट्स को, राइट। वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बात करता है, वहां के लोगों के जो खासकर जो ट्राइबल्स उनके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बात करता है, और साथ ही साथ उनके जमीन एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और इसी वजह से इस प्रोविजन को यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, चलिए, सो इंडियंस जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है इन स्टेट्स के अंदर अंडर आर्टिकल 371, वो यहाँ पे परमानेंटली किसी घर को या लैंड को बाय नहीं कर सकते। सो दैट इज डन, सो दैट बाहर के लोग आकर के यहाँ पे एनक्रोचमेंट ना करें। ठीक है, चलिए, अब अगर आप देखोगे तो हमारे देश में स्टेट्स के अलावा भी अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे सेपरेट यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इतने छोटे नहीं है कि किसी पुराने स्टेट के साथ आप मिला दो, और इतने बड़े भी नहीं है कि आप इसे इंडिविजुअल स्टेट बना दो। तो ऐसे लैंड एरियाज को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब आपको टेरिटरी तो समझ में आ गया होगा कि मतलब इलाका या एरिया, और यूनियन से मतलब समझ में आ गया होगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर मैं इसको सम अप करूं या समराइज करूं तो कहना बहुत आसान होगा कि ऐसा इलाका जिसको जनरली एक सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कुछ यूनिट्स ऐसे हमारे इंडियन यूनियन के जिनके पास बहुत कम पावर्स है। ठीक है, ये वो एरियाज हैं जो इतने स्मॉल है कि आप इनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, बट इतने भी छोटे नहीं कि इनको आप पुराने स्टेट्स के साथ मर्ज कर पाओ। ये एरियाज हो गए जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी दिल्ली का हो गया, है ना। तो ऐसे इलाकों को हम लोग कहते हैं द यूनियन टेरिटरीज, राइट।
तो इन टेरिटरीज के अंदर आप देखोगे तो खुद का पावर नहीं होता, जैसे एक स्टेट का पावर होता है वैसा पावर तो नहीं होता इनके पास, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर्स है इन इलाकों को रूल करने के लिए। अब इसमें एक और एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं कि कुछ एरियाज यूटीज में भी हमारे काफी लंबे हैं, मतलब काफी बड़े से हैं, एंड एज अ रिजल्ट वहां पे उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिलहाल दिल्ली हो गया आपका, और यहां पे इनका एक सीएम भी होता है, यानी चीफ मिनिस्टर भी होता है। हालांकि उस चीफ मिनिस्टर की पावर किसी नॉर्मल स्टेट की चीफ मिनिस्टर के पावर के मुकाबले बहुत कम रहेगी, बिकॉज उनके पास सर्टेन डिपार्टमेंट्स आएंगे, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, पावर आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी वगैरह है, इस टाइप की डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जैसा अगर आपने अभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं, वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसने सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी बनाने के बाद भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे उनके जो लीडर है उन्होंने सीएम का पद संभाला है, लेकिन डिस्पाइट बीइंग द सीएम, वो सीएम बनने के बाद भी उतना पावर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जे अभी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो पहले एक स्टेट था, लेकिन उसका स्टेटहुड हटाया गया था साल 2019 के अंदर, आर्टिकल 370 जब अबॉलिश हुआ था, तब आप देखोगे उसके बाद से जे इज यूनियन टेरिटरी, एंड नो डाउट कि बड़ा इलाका है, बड़ी एरियाज है, लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे, इसमें चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, एक सरकार भी है वहां की, लेकिन जो फाइनल लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीजें हैं वो वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बेटा वो मैनेज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में हर एक स्टेट के पास एक जैसी पावर नहीं होती, तो काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करती है, और ये इसलिए किया गया ताकि हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, तो पावर को भी उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब सेंटर एंड स्टेट के बीच का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, दैट मेक्स इंडिया फेडरल। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में ना आप बड़ी आसानी से बदलाव या चेंजेस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अपने आप में अगर आप देखो अपने मन से चाहे कि इस पूरे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदल दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर कोई भी चेंज आपने यहाँ पे करना है तो पहले दोनों हाउसेज, आपके लोकसभा राज्यसभा, इसको लगभग 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे, उसके बाद जो है इसको एटलीस्ट जो है लेजिस्लेचर, आधे ज्यादा जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स या फिर असेंबलीज हैं, इस बात को वेरीफाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी कोई अरेंजमेंट यहां पे चेंज हो सकता है, यानी कोई भी पावर शेयरिंग का लॉ यहां पे बदल सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप जनरली इसको ऐसा बदल नहीं सकते। फिर अगर मैं बात करूं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश के अंदर है, ठीक है, अगर आप देखोगे जुडिशरी बहुत तगड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस या प्रोसीजर्स को लोगों तक पहुंचाने में, लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में। कोई डिस्प्यूट मान लीजिए हो जाता है रिगार्डिंग एनी पावर शेयरिंग कंसेप्ट, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यहां पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया यार व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। अब एक और क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, कि हमने ये तो देख लिया कि भारत को फेडरल क्या क्या चीजें बनाती है, अब ये देखना बाकी है कि फेडरलिज्म को आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, राइट, बिकॉज फेडरलिज्म का प्रैक्टिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉलिसी हमारा है वो है पॉलिसी ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जिन्होंने जिसको आपने लैंग्वेज और कल्चर के बिहाफ पे यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है। देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना, अगर आप देखोगे बच्चे, भारत का पहला मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर। 1947 से लेके 2017 या 2019 तक आप मान लीजिए बहुत सारे पुराने स्टेट्स अभी खत्म हो गए, कई सारे नए स्टेट्स आपको देखने को मिले हैं, कई सारे पुराने स्टेट्स के बाउंड्रीज, नाम, उनके एरियाज काफी बदल चुके हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट्स यहां पे ऐसे भी फॉर्म हुए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी जो लोग जनरली सिमिलर टाइप के लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको एक जगह पे यहां पे रख दिया गया है, और ऐसे स्टेट्स को आप कहते हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जब ये वर्ड आ जाए आपके सामने दैट इज लिंग्विस्टिक, आप समझ जाइएगा कि हम भाषा यानी लैंग्वेज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहां पे बच्चों कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लीव करके गए, जब वो छोड़ के गए, तो इंडिया बहुत मेस में था। भारत में आप देखोगे भारत का विभाजन हुआ, कई सारा इलाका पाकिस्तान के पास चला गया, फिर इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे यानी जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में इलाके थे, उनमें से कई भारत के साथ जुड़ गए इंडियन यूनियन के साथ। कुछ प्रिंसली स्टेट्स से जिनको राजा महाराजा रूल करते थे ना अंडर द ब्रिटिश पावर, तो वो यहाँ पे फ्री थे कि वो पाकिस्तान जाए कि इंडिया जाए या इंडिपेंडेंट रहे। तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत आ गए, और कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह गए। अब उनको मर्ज करके एक प्रॉपर यूनाइट कंट्री बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। दूसरी बात, आपने एक बार पहली बार में यूनाइट तो कर लिया, अब ये बात कैसे इंश्योर करोगे कि स्टेट्स आपस में लड़ेंगे नहीं, ये स्टेट्स आपस में मिलजुल करके रहेंगे। फिर सजेशन आया यहां पे नेहरू को कि एक काम करिए कि स्टेट्स को भाषा और कल्चर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर दीजिए, मतलब जो लोग एक जैसा भाषा बोलते हैं, एक सिमिलर कल्चर फॉलो करते हैं, उनको सबको एक जगह रख दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनमें बॉन्डिंग भी बनी रहेगी और लड़ाई झगड़े के चांसेस भी कम होंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो पहले तो इस डिसीजन को इतना फेवर नहीं किया गया, लेकिन बाद में जो है सरकार एक्सेप्ट करती है और ये जो है बहुत ही पावरफुल और बहुत सक्सेसफुल डिसीजन साबित हुआ है। अभी अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट जाइए, आप देखिए एक जैसा कल्चर आपको मिलेगा, सिमिलर सी लैंग्वेजेस मिलेंगी। आप भारत के साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में, ईस्टर्न पार्ट्स में जाइए, आपको द्रविडियन कल्चर मिलेगा, उधर द्रविडियन लैंग्वेजेस मिलेंगी। आप भारत के नॉर्थ में आइए, आप
देखिए आपको हिंदी वगैरह काफी देखने को मिलेगा, हिंदी पंजाबी का टच बहुत आपको मिलता है, लोगों का खाना पीना, रहना सहना, कपड़े, कल्चर, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, राइट। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो स्टेट्स हमारे बनाए गए, इन्हें का नाम दिया गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है बेटा, हमारे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन यहां पे साबित हुए हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, बट उनके यूनिक कल्चर को, उनकी ज्योग्राफी को एडमायर करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। अगर आप देखोगे उत्तराखंड एक जमाने में उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड का कल्चर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यूपी से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जरूरी था कि ऐसे एक स्टेट को अलग कर देना, मतलब जहां पे कल्चर लोगों का बहुत डिफरेंट है, राइट। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बनता है, बिकॉज दोनों जगह के कल्चर्स में आप देखोगे काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि कल्चर के बेसिस पे बनाया गया, उसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड यहाँ पे शामिल है, राइट। चल गए, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्दर गाइस, एक और बड़ी जबरदस्त चीज हमारे देश में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है, वो हमारे देश का लैंग्वेज पॉलिसी है। अब संविधान जो है यहाँ पे किसी भी देश की किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज ही नहीं बताता। व्हाट्सएप को कुछ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप देखोगे हमेशा वो कहते हैं यहाँ पे कि अरे यार हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट जो बच्चे एक्चुअली संविधान पढ़ते हैं, जो बच्चे एक्चुअली किताबें पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत न्यूट्रल है। हमारा संविधान नो डाउट हिंदी भाषा को प्रमोट करता है, बहुत प्रमोट करता है, ठीक है, कई सारे फेस्टिवल्स के थ्रू, कई सारे फेयर्स के थ्रू, कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू, बट हिंदी को फोर्स नहीं करता ऑन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो हिंदी हमारे लिए एक ऑफिशियल यानी एक राज्य भाषा है, जहां पे हम अगर आप देखोगे हिंदी दिवस मनाते हैं, राइट, हम लोग अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं। बट सिंस इंडिया इज अ प्लेस ऑफ मल्टी कल्चर्स, है ना, तो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हिंदी अभी नहीं बोला जाता। सो फिर अगर आप देखोगे तो उधर पे अगर हम जबरदस्ती हिंदी डाल देंगे तो क्या होगा, वहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। तो एज ए रिजल्ट इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, बहुत जरूरी है कि एक लैंग्वेज पॉलिसी जहां पे हम किसी भी भाषा को यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देते हैं, सारी भाषा को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। हिंदी को हम एक राज्य भाषा यानी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम में मतलब रूप में कंसिडर करते हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं आप देखोगे ज्यादातर हिंदी के अंदर होते हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खासकर। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ लगभग अबाउट 40%, या अभी ये मोर देन 40 हो चुका है, तो 40% से ज्यादा है अभी फिलहाल। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो 40% ज्यादा लोगों का ही मदर टंग है, इट्स नॉट ऑफ द कंप्लीट कंट्री। हिंदी के अलावा 21 और ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारत के 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जो एक लिस्टेड भाषाएं ग्रुप है पूरे लैंग्वेजेस का, जो भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में प्रॉपर्ली लिस्टेड है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर यहाँ पे देते, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें से किसी भी भाषा को अपना पेपर का मीडियम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि मैं इस भाषा में एग्जाम देना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज परफेक्टली अलाउड, राइट। सो कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस किसी भी भाषा में इन शेड्यूल लैंग्वेजेस में से पेपर दे सकता है। स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। मैक्सिमम काम अगर आप देखोगे तो स्टेट्स के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही आपको देखने को मिलेगा, जो सरकारी कामकाज होता है आपका, राइट। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी भाषा का यूज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए स्टॉप हो जाना था 1965 में। बट कई सारे ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जिन्होंने ये डिमांड किया कि इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम या तो उनकी लोकल भाषा वो समझ रहे थे, या फिर जो इंग्लिश थी वो उनके बीच में कॉमन बॉन्ड थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर ये मूवमेंट काफी वायलेंट फॉर्म ले लेता है, जिसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस डिमांड को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है कि यहाँ पे इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम यूज करेंगे अलॉन्ग विद हिंदी एंड द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंग्लिश को बंद हो जाना चाहिए था 1965 में सारे सरकारी कामकाज के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, और काफी वायलेंट स्ट्रगल हुआ कुछ एरियाज में, इस वजह से अभी इंग्लिश जो है हम लोग यूज करते हैं अलॉन्ग विद द हिंदी ऑल्सो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हिंदी को प्रमोट करना हमारे देश की ऑफिशियल पॉलिसी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑफिशियल पॉलिसी है। बट प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी को फोर्स करेगी हिंदी बोलने के लिए, स्पेशली द पीपल ऑफ दोज स्टेट्स जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती या फिर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। प्रमोशन का मतलब है अवेयरनेस लेकर के आना, प्रोग्राम्स करना, हिंदी दिवस सेलिब्रेट करना। सो ये मल्टीपल वेज है किसी भाषा को प्रमोट करने के, बट प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स कर देना, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो है सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस 1990 से पहले और 1990 के बाद। अब अगर आप देखोगे तो एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर है कि 1980 से लेकर 1989 का जो 9 साल है इसमें कांग्रेस काफी टाइम तक लीड किया था, ठीक है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर लगभग 1977 तक कांग्रेस का एकदम फुल ऑन डोमिनेशन था पूरे कंट्री के अंदर। तो द प्रॉब्लम इज कि जब एक ही पार्टी सेंटर पे भी थी और एक ही पार्टी स्टेट्स के अंदर भी थी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली पावरफुल थी ही नहीं।
तो सेंट्रल वाले बताते थे स्टेट वालों को कि आपने करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो और कहीं मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो जो सेंट्रल वाली सरकार थी वो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करते हुए स्टेट वाली सरकार को डिसॉल्व करवा देती थी। तो दैट वाज अ बिगर प्रॉब्लम बिटवीन बिफोर 1990। बट 1990 के बाद आप देखते हैं कि कई सारी रीजनल पार्टियां यहां पे भारत में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट कांग्रेस थी, उसको उसके बाद मेजोरिटी यहां पे मिली नहीं। तो एज ए रिजल्ट यहां पे क्या हुआ कि जो सरकार बनी अभी वो गठबंधन की मिली या कोएलिशन की बनी। अब कोएलिशन की सरकार में प्रॉब्लम ये है कि आप अकेले दम पे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आपको दूसरी पार्टीज का भी सुनना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो आपसे नाराज होकर चले गए तो आपकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, और सरकार ही नहीं तो पावर किस बात की। तो अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चरिंग हुई है सेंटर और स्टेट के बीच में 1990 के बाद, उसने भी भारत में फेडरलिज्म को काफी मजबूत सा बनाया, राइट। आइए समझते हैं इसको। रिस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस एक और तरीका है यहां पे फेडरलिज्म को मजबूत बनाने का। अब लंबे समय से मैंने आपको क्या बताया कि सेम पार्टी सेंटर और स्टेट दोनों में रूल कर रही थी। दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट यहां पे इंडिपेंडेंट है ही नहीं, या अपने पावर को यहां पे एक तरीके से एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रही। अगर मान लीजिए गलती से रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे किसी और पार्टी की होती थी, ठीक है, तो ये क्या करते थे सेंट्रल वाले से यहां पे उसकी या तो पावर रिड्यूस कर दिया करते थे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करके सरकार ही बदल दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसे डेज में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया है कि कई बार उसने संविधान का मिसयूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर को खत्म कर दिया या फिर उनको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होता है आफ्टर 1990 अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रीजनल या लोकल पार्टीज आपकी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इससे क्या होता है, एक नया दौर शुरू होता है भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर था, और वो है बेटा कोएलिशन का दौर, यानी गठबंधन का दौर। तो अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल ही नहीं पा रही इलेक्शन में, और आपको पता है कि आपको अगर चुनाव में जीतना है, अगर आपको सरकार बनानी है, तो एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको चाहिए होते हैं। तो जब सिंगल पार्टी को ऐसा मेजॉरिटी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, बाकी पार्टीज के साथ हाथ मिलाएगी, कोएलिशन बनाएगी, और कोएलिशन की सरकार में जरूरी है कि आपको दूसरे पार्टीज का सुनना पड़ेगा। तो जिसने क्या किया, इसने यहां पे अगर आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, तो जो मेजॉरिटी सरकारें बन रही हैं यहाँ पे वो एक अलायंस की है या फिर किसी कोएलिशन की है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो रिस्पेक्ट एंड पावर था स्टेट गवर्नमेंट का वो बेहतर हो गया, काफी जबरदस्त हो गया, और जो रिश्ते थे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो भी काफी स्ट्रांग हो गए। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बच्चे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म को और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने में। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक दोस्तों, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। 5 मार्कर्स का टॉपिक है, इसको अलग अलग तरीके से पूछता है। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत क्लियर होता है कि जब पावर को आप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं ताकि वो और मजबूत बन पाए। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अब जो बेसिक आइडियोलॉजी इसके पीछे बहुत क्लियर है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे बेहतर सॉल्व किए जा सकते हैं अगर लोगों के पास यहां पे पावर हो तो, और लोकल लोग अगर आप देखेंगे तो ऐसा करने में एक डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले का सड़क टूटा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मोदी जी को नहीं पता होगा वो बात, है ना। तो आपके मोहल्ले का सड़क टूटा हुआ है, या आपके लोगों को ज्यादा पता है, आपके कम्युनिटी वालों को ज्यादा पता है। जो आपका लोकल लीडर होगा उसकी मदद से अगर आप उसको, आपके पास फंड्स हो, आपके पास पैसा हो, तो आप जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा पाओगे, राइट। अब यही आइडिएशन था, यही आइडिया था बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा मजबूत बनाना है। अब 1992 से पहले जब लोकल बॉडीज जो डायरेक्ट कंट्रोल में आती थी स्टेट गवर्नमेंट्स के, तब ना तो वहां पे रेगुलर इलेक्शन होते थे और ना ही लोकल बॉडीज के अंदर आप देखोगे कुछ खुद के कुछ पावर्स या रिसोर्सेस था डिसीजंस लेने के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता था कि लोकल लेवल पे काम सालों दर सालों पेंडिंग पड़े रहते थे। तो अभी क्या हुआ, एक मेजर स्टेप लिया गया पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए साल 1992 में, और संविधान में एक अमेंडमेंट आया जिसको हम कहते हैं 73rd अमेंडमेंट। और 73rd अमेंडमेंट और 74th दो आए थे बेसिकली, एक रूरल एरियाज के लिए था और एक अर्बन एरियाज के लिए था। तो इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा पावरफुल बना दिया, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आए देखिए, नंबर 1, पहले मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शंस यहां पे होने हैं, रेगुलर आपके लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। सीट्स को रिजर्व कर दिया गया इलेक्टेड बॉडीज में, जितने भी एग्जीक्यूटिव हेड्स थे या आप कह सकते हैं ऑफिसर थे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के, उनमें भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिला, वहां पे मौका दिया गया शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसीज को, कि भैया उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाए ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन एग्जीक्यूटिव बॉडीज का पार्ट बने, है ना, या लोकल गवर्नमेंट का पार्ट बने। 1/3 पोजीशंस को यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया ताकि विमेन रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज के अंदर बढ़े। अगर आप देखोगे एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका काम था स्टेट्स के अंदर पंचायत इलेक्शंस को, म्यूनिसिपल इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट करना। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कि आप जो है कुछ पावर्स एंड कुछ पैसा यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाए और लोगों के यहाँ पे बेनिफिट कर पाए, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देखो तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको दो तरीके से दिखाई देता है। नंबर 1, पहला आपके गांव के लेवल पे जिसे आप पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है बेटा आपके शहरों के लेवल पे। अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो लोकल रूरल गवर्नमेंट को पॉपुलरली कहा जाता है पंचायती राज। अब इस पंचायती राज में सबसे टॉप लेवल पे होता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर आपका ब्लॉक लेवल
लेवल पे पंचायत समिति होती है और गांव लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास होता है बेटा ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए नाउ ग्राम पंचायत कैसे बनती है देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। हर एक गांव में या कई सारे 2-3 गांव कई बार कंबाइन करके जो है एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायत क्या है, एक काउंसिल, एक ग्रुप है सारे वार्ड मेंबर्स का। वार्ड मेंबर्स कौन होते हैं, जनरली क्या किया जाता है कि जो आपके गांव के अंदर जो इलाके गांव वगैरह हैं या आपके छोटे छोटे टाउन्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे कई सारे इलाकों में एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हर एक एरिया यहाँ पे वार्ड कहलाता है और जो वहां पे रहने वाले लोग हैं डेफिनेट सी बात है बेटा वार्ड मेंबर्स है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो कई बार वार्ड मेंबर्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे चूज आउट करते हैं और फिर वो लोग देखोगे आगे चल के क्या बनाते हैं, दैट इज पंच बनते हैं और उन्हीं में से एक सुप्रीम उनका बन जाता है, उनका प्रेसिडेंट बन जाता है, इसको आप सरपंच कहते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, हमारी ग्राम पंचायत एक काउंसिल, एक ग्रुप है, इसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स, इनको आप पंच कह सकते हो और इनका एक प्रेसिडेंट है जिसको आप सरपंच कह सकते हो। इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको डायरेक्टली इलेक्ट करता है जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन होती है आपकी गांव की या उस पर्टिकुलर वार्ड की। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायत क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है कंप्लीट विलेज के लिए। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा तो एक ग्राम सभा आ जाती है। तो पंचायत यहां पे काम करती है किसके सुपरविजन के अंदर, ग्राम सभा के सुपरविजन के अंदर। जितने भी वोटर्स होते हैं गांव के अंदर है ना, वो सारे के सारे सभा के मेंबर्स होते हैं और इस सभा का काम होता है कि एटलीस्ट 2 से 3 बार साल में मिलना, यहाँ पे मीटिंग करना, एनुअल बजट ग्राम पंचायत का अप्रूव करना और ये भी रिव्यू करना कि ग्राम पंचायत ने कैसा काम किया है। फिर आप देखिए पंचायत समिति, जब कई सारी ग्राम पंचायत को आप ग्रुप करते हैं एक साथ तो बन जाता है एक पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। तो कई सारी ग्राम पंचायत को एक साथ आपने ग्रुप कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक पंचायत समिति, इसको ब्लॉक कह सकते हैं, मंडल कह सकते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के, ये कौन इलेक्ट करता है, ये इलेक्ट करते हैं सारे पंचायत मेंबर्स मिलकर के इन दैट एरिया। ठीक है, तो जो पंचायत के लोग होते हैं बेटा वो अपने में से ही लोग अपॉइंट करते हैं टू बी द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। ठीक है, अब फाइनल लेवल पे आता है जिला परिषद। जिला परिषद हाईएस्ट बॉडी है आपके पूरे पंचायती राज सिस्टम का। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉडी मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे पंचायत है, यहाँ पे आपका सभा है, ठीक है, सभा से ऊपर मतलब समिति है आपकी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जिला परिषद दिख जाएगा। ठीक है, तो जिला परिषद टॉप मोस्ट लेवल बॉडी है, सबसे ऊपर आती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है और ये कैसे बनती है, जब आप कई सारी पंचायत समिति या कई सारे मंडल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तब बनता है आपका एक जिला परिषद। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आपके जो एमएलएस हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बाकी ऑफिशियल्स हैं अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, वो इस जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एमपीज हो गए आपके, एमएलएस हो गए आपके, है ना, कुछ और भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, वो सारे लोग कौन होते हैं बच्चे, द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद, राइट। फिर यही अगर हम टाउन्स की बात करें, शहरों की बात करें, सिटीज की बात करें, तो सिटीज में भी अपने को लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, इसे आप नगर निगम का नाम दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो इसे कहा जाता है द म्युनिसिपल कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे की छोटे टाउन से सिटीज में ये आपको मिलेगी और जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो उसका लीडर होता है। तो इसके लीडर को आप क्या कहते हैं, इसके लीडर को आप कहते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन। कहाँ मिलती है कमेटी आपको, छोटे टाउन्स में। और बड़े शहरों में अगर आप चले जाए, बॉम्बे दिल्ली जैसे इलाकों में आप चले जाए तो आपको मिलेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी चलती है, तो एमसीडी का मतलब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। तो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु अगर आप चले जाओगे बड़े बड़े शहरों में तो यहाँ कमेटी नहीं मिलेगी, बिकॉज बड़े शहर हैं, बड़ा सिस्टम चाहिए मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो हेड होता है इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेटा, इसे ये कहलाता है आपका मेयर। ठीक है, क्या कहलाता है आपका ये, मेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो भाई ये था अपना टॉपिक, दैट इज द फेडरलिज्म। ठीक है, तो आई गेस लगभग 45 मिनट्स के अंदर हमने टॉपिक किया है। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है इनफैक्ट, लेकिन बच्चों अगर आपने लेट्स से बैकलॉग बना लिया था यहाँ पे आपका, लेट्स से कि आप भूल गए थे चीजों को, तो आप इस वीडियो को जरूर से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट वाज अ वीडियो सो दैट आपको क्रिस्प तरीके से चीजों को फटाफट से रिकॉल कराया जा सके। चलिए फिलहाल बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं द नेक्स्ट टाइम। अच्छे से पढ़ लेना, हुई एंड आपसे मुलाकात होगी। बाकी बढ़िया से यार रहो, मजे से करो, फेस्टिवल्स वगैरह बढ़िया से अपने सेलिब्रेट करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो पीडब्ल्यू के साथ। मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं इन द अगला वाला कक्षा। बाय बाय भाई, बाय बाय, है ना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। चलो, और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि देखो सिंपल सी बात है कि एक सिंपल चीज अपने को याद रखनी चाहिए कि डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, राइट, कि कितनी बार आप गिरो इससे फर्क नहीं पड़ता, गिर के संभलते कितनी बार हो ये जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।